नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ सूर्यबाला की कहानी अनाम लम्हों के नाम। उसने जिन्स मसालों और सब्जियों से भरा थैला दीवार से टिकाया, आंचल के छोर से चाबी का गुच्छा निकाला, दरवाजा खोला और अंदर जाकर धप से पसर गई। फिर आहिस्ते आहिस्ते पसीना पोंछते पोंछते नजर घुमाई और चारों ओर का जायजा लिया। सब कुछ अस्त व्यस्त, ऐला फैला, बच्चों की नीकरें, बनियाइनें, पति की लुंगी, साबुन के झाग से बोथा हुआ शेविंग ब्रश और यहाँ वहाँ फेंकी हुई टूटी लतरी चप्पलें। अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास दाल सब्जी के खाली हुए सूखे कड़कड़ाए से पतीले, राख से अटी अंगीठी पड़ी थी और बरामदे में ऊपर अधसूखे अधगीले कपड़े लटक रहे थे। इस सब के अलावा बाहर सूखी सूखी गर्माती अंधड़ जैसी हवा और अंदर उमस भरी बेकली। काम काम किधर से भी शुरू किया जा सकता है। सब एक से ही, धोना, पोंछना, मांजना, समेटना, पकी हुई दाल सब्जी चावल की जूठने, उसे जल्दी से जल्दी जुट पड़ना चाहिए। लेकिन वह थी कि इस पूरी उजाड़ खंड के बीच पूरी तरह निर्लिप्त वैसी की वैसी पसरी बैठी थी, बस जैसे हिलने तक का जी नहीं कर रहा था। अच्छा, क्या सालों महीनों जुड़ती चली जाने वाली इतनी लंबी जिंदगी में से कुल 3-4 घंटे यूं ही सब ऐसे का ऐसे छोड़कर नहीं बिताए जा सकते? कुल 3-4 घंटों की मोहलत। क्या हो अगर वह ऐसी ही धसी चट्टान की तरह बैठी ही रह जाए, पति बच्चों के आने तक भी? शाम तक वैसे की वैसी अटी अंगीठी, फैले कपड़े, जूठे बर्तन पड़े रह जाएं तो? उस स्थिति की कल्पना ही आतंकित करने वाली थी। लेकिन उठी वह तब भी नहीं, सिर्फ बैठी सोचती रही कि कितना अच्छा होता अगर कोई क्रोधांध मुनि, ऋषि या यक्ष किन्नर अचानक उसे कुछ घंटों के लिए शिलाखंड बनाकर शापग्रस्त कर जाता। वह यह भी सोचती रही कि आज की जिंदगी में कुल मिलाकर उसने कितने बर्तन धोए होंगे, कितना चावल चुना होगा या कितने किलो आटा गूंधा होगा। इसका कोई हिसाब किताब करता होगा। रात के दिन और दिन के रात पलटते जाते, जिंदगी के सफों का कोई लेखा जोखा। अचानक बगल की दीवार की दूसरी तरफ से कुछ खिसकाने खींचने की आहट सी हुई। वह चौंकी। हाँ, पीछे मकान मालिक की पीछे वाली कोठरी से, जिसमें सीमेंट की बोरियां धरी होती हैं। आहट के साथ साथ एक आवाज पहले थोड़ी देर जैसे हारमोनियम के पदों के साथ गुनगुनाती रही, फिर एक लहराती धुन में बदल गई। गीत था तो पिक्चर का ही, पर इस तरह एक अजूबी अकेली सी कोठरी से निकल रहा था, जैसे सुनसान निचाट दोपहरी में सावन झिरझिरा उठा हो। गीत भी वैसा ही, जब दीप जले आना। वह चौंकी, फिर उठी, आंगन के कोने से लपटकर 2-3 ईंटें जोड़ी और पलस्तर वाली ऊंची मुंडेर की दूसरी तरफ झांकने लगी। वही था, हाँ वही तो था। एक आध बार आते जाते दिखा था। यूं हारमोनियम और कुछ गाने की आवाज भी सुनी थी, पर काम में कहाँ इतनी फुर्सत कि इन सब बेकार की बातों पर ध्यान जाता। अब की ध्यान से देखा, लच्छे लच्छे बाल, ढीला ढाला कुर्ता, पीठ उसकी तरफ ही थी। हारमोनियम के पर्दों पर फिसलती उंगलियां ही जब तब दिख जाती थीं। गीत फुहारों की तरह झिरझिराता जा रहा था। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न ठुकराना, जब दीप जले आना, जब दीप जले आना। वह वैसी ही डगमगाती ईंटों पर चढ़ी खुरदुरे प्लास्टर वाली मुंडेर पर ठुड्डी सटाए तन्मय से सुनती रही। ठुड्डी इतनी और इस तरह सटी थी कि नाक में सीमेंट बालू की सौंधी महक भर गई थी। सुनते सुनते वह मुस्कुरा गई, लेकिन तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसके नहीं, उसके। उधर वह हारमोनियम छोड़कर दरवाजा खोलने उठा और इधर यह धपाक से लड़खड़ाती ईंटों से कूद गई। कूदने के साथ ही बिखरे फेंके घर पर नजर दौड़ाई, जैसे नई सिरे से चौंक गई। झटपट काम में जुटी, फटाफट बर्तन समेटे और कपड़े बटोरकर शाम के लिए सब्जी काटने बैठ गई। सब्जी काटते काटते वह फिर मुस्कुरा गई। भूख सी लगी तो सोचा
चाय पी ले एक प्याली बनाकर। लेकिन नहीं, आज तो उसका पति ऑफिस से जल्दी आने को कह गया है। कहीं वह चाय पीती ही हो और वह आ गया तो? वह शर्म से नहीं, झेप से सिकुड़ गई। नहीं, यह ठीक नहीं लगेगा। पति के आने पर ही चाय बनानी चाहिए, मतलब उसके साथ ही चाय पीनी चाहिए। कुछ बना भी लेगी चाय के साथ, फिर उसका पति पूरी तरह संतुष्ट होकर आराम करेगा। असल में आज ऑफिस में किसी साथी कर्मचारी की लड़की की शादी है। सारा स्टाफ आधे दिन पर ही छुट्टी मारकर वहां धमक जाएगा, कुछ मदद के नाम पर, कुछ हंसी ठट्ठे और रायते कचौड़ियों के नाम पर। लेकिन उसका पति इन बेकार की बातों से दूर रहता है। उसने 2 दिन पहले ही अपना निश्चय उसे बता दिया था, फालतू में जाकर बैठे रहना, जितना क्या खाना खाने को मिलेगा उतने से ज्यादा आने जाने में। वैसे किसी को साइकिल या स्कूटर के पीछे बिठा लेने के लिए फांसा जा सकता था, लेकिन एक तो उसके पति के किसी से ऐसे बेकार के याराने दोस्ताने किस्म के संबंध नहीं, दूसरे कुछ प्रेजेंट भी तो ले जाना पड़ता। खाने से चौगुनी चपत, सो वह जल्दी घर आएगा, कुछ बदहजमी खट्टी डकार वगैरह का बहाना बनाकर। समझदार है उसका पति। हाँ और क्या, आने दो, उसके साथ ही चाय पिएंगे। बच्चों के आने से पहले ही आ जाएगा। शायद सिर्फ वह और उसका पति। वह फिर मुस्कुरा पड़ी। कौन सा गीत गा रहा था अभी वह आदमी हारमोनियम पर? हाँ, जब दीप जले आना। कुंडा खटका। उसने हुलस कर दरवाजा खोल दिया। उसका पति अचकचाकर उसकी ओर देखने लगा तो उसने झेप कर सिर झुका लिया। चाय? हाँ। स्टोव में तीली लगाते लगाते वह फिर गुनगुना गई। उसके पति ने अपनी लुंगी मांगने के साथ उसकी ओर फिर जांचने के अंदाज में देखा। चाय का मग लेकर पहुंचने पर उसने हैरान उखड़ी आवाज में पूछा, क्या बात है? बात? वह फौरन उल्लसित स्वर में बताना चाहती थी कि बगल की सीमेंट वाली कोठरी में जो कुछ दिनों से आदमी रहने आया है वह बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाता है। आज वह फला गाना बजा रहा था जो उसने इतनी देर तक मुंडेर पर ठुड्डी टिकाए सुना, और इसके बाद छपाक से कूद गई और फटाफट सारे काम निपटा डाले। और भी कि उस आदमी के लच्छे लच्छे बाल हैं, गुमसुम सा। लेकिन वह अचानक ही ठहर गई। कहा सिर्फ इतना? बात कुछ खास नहीं। काम सब जल्दी जल्दी निपट गया, बाजार भी हुआ ही। नुक्कड़ से जरा आगे बढ़कर सब्जी मंडी से आलू प्याज लाई तो किलो पीछे 50 पैसे की बचत हुई। यही तो। उसका पति गुबरेले रुआव से बोला, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन तुम समझो तब ना। अब सोचो, जितनी बार तुमने सब्जी मंडी जाने के बजाय दुकान या फेरी वाले से आलू प्याज लिए, कितने पैसे कमाए? हाँ, उसका स्वर एक सपाट उदास स्वीकार में डूब गया। उसका पति ठीक ही तो कहता है। आज जितने पैसे बचे उसे सोचकर खुश होने के बजाय उसे सोचना चाहिए कि कितने पैसे बर्बाद हुए, और यह सोचकर हमेशा इसी धूप धुक्कड़ में सुबह का खाना निपटाने के बाद उसे मंडी से ही सब्जियां लानी चाहिए। बड़े की फीस माफी की फॉर्म पर गुप्ता जी की राय लिखाई? नहीं, कहाँ? गुप्ता जी थे ही नहीं। अरे तो बैठकर इंतजार कर लेती थोड़ी देर। लेकिन यहां दूध वाला आकर चला जाता ना। उसके पति का स्वर चिढ़ गया। एक दिन दूध न लिया जाता तो कौन सा कहर ढह जाता। लेकिन गुप्ता जी के लड़के ने भी कहा कि ठीक ठीक पता नहीं कि वे कब तक आएंगे, इसलिए मैं शाम को बड़े को ही फॉर्म लेकर भेज दूं। बड़े करवा चुके, लाओ फॉर्म। मैं ही घंटे भर में जाऊंगा, एक जरा सा काम भी छोड़ दो तुम लोगों पर। उसका पति गुरगुराया। उसके बाद उसने ऑफिस से लाया अपना रैक्सीन का बैग खोला और खासे बड़प्पनी अंदाज में उसे बुलाकर 1-2 कंपनी के नाम वाले पैड, 2-3 पेंसिलें, गोंद की छोटी शीशी और सोखते उसे थमा दिए। संभाल कर रख दो, लेकिन सब बर्बाद न करने पाए। इतना खट खट कर एक एक चीज जुटाता हूं, लेकिन तुम लोग कदर जानो तब ना। उसका
पति शायद ठीक कह रहा था। ऐसे मौके रोज रोज मिलते कहाँ हैं। आज जब बाकी स्टाफ आधे दिन पर चला गया होगा, तब कहीं ऐसे मौके में से ये चीजें निकाल कर डाल ली होगी। बाजार में इतनी ही चीजें अब 10 रुपए से कम की क्या मिलेंगी। और उसने पैड पेंसिलें अलमारी में करीने से रख दी। स्कूल की छुट्टी का ही समय था। बड़े आज रोज की तरह सिर्फ चप्पलों से सड़क की धूल समेट समेट कर उड़ता भागता नहीं आ रहा था, बल्कि अपने साथ वह छोटे को गालियां देता और घसीटता चला आ रहा था। छोटा उतनी ही ऊंची आवाज में चीखे जा रहा था। दरवाजे पर आते ही वह दौड़कर बड़े पर हाथ उठाती कि उसने उसका उठा हुआ हाथ पूरी शक्ति से रोककर चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, इस हरामी ने आज फिर चोरी की। इसने अपनी बगल में बैठने वाले बच्चे का टिफिन खाया और 2 बच्चों की महकने वाली लाल पीली रबरें चुराई। इसे जूते की माला पहनाकर सारी क्लास में घुमाया गया, आज मेरी क्लास में भी। कहते कहते उसने एक जोर का थप्पड़ छोटे को लगाया और खुद भी जोर से रो पड़ा। वह बुद्ध आवाज खड़ी की खड़ी रह गई। हाथ की पूरी शक्ति जैसे झंझनाती हुई बेजान होती जा रही हो। लेकिन तभी उसने जाने कहां की शक्ति बटोरी और अचानक छोटे के थैले में पड़ी स्केल निकालकर बेतहाशा पागलों की तरह उसे पीटने लगी। कमीने, चोरी करता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा कहीं। बोल, क्यों चुराए रबर, क्यों चुरा कर खाया दूसरे बच्चों का टिफिन। लेकिन छोटा शायद एक ही बात सुनते सुनते धीरज खो बैठा था। वह बेसब्र विद्रोही आवाज में चीखने लगा, वह बिस्कुट लाया था, मक्खन वाले, क्रीम वाले बिस्कुट। तुम देती हो कभी मुझे मक्खन के बिस्कुट? तुम मंगाती हो मुझे महकने वाली रबर? लम्हे भर को वह आवाक रुक गई थी, लेकिन याद आते ही फिर टूट पड़ी छोटे पर। छोटा बराबर उसकी मार से बचता छटपटाता जोर जोर से रोता चीखता जा रहा था, मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। खाएगा तो ले खा। स्केल टूट जाने पर बेतहाशा दोनों हाथों से पीटती पीटती थक कर निढाल एक दूसरी तरफ खुद ही गिर पड़ी। छोटा कोने में बैठा सिसकियों के बीच धीरे धीरे दर्द से कराहता रोता रहा। उसके हाथ पैर सूखे गंदे और जगह जगह स्याही खड़िया से पुते थे। उसके बीच बीच में मार के ताजा निशान उभर आए थे। थोड़ी देर बाद वह खुद ही उठी, छल छलाती आंखों को छुपाती एक तश्तरी में 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार उसके सामने रख दिया, जिसे देखते ही छोटे ने जोर से पैर मारकर बिखेर दिया था। उसने फिर बच्चे पर चीखना चाहा था, लेकिन आवाज सिर्फ गले में रुंध कर रह गई और सिवा औंधी खाट पर ढह जाने के कुछ नहीं कर पाई थी वह। छोटा पहले भी कई बार ऐसी छोटी मोटी चोरियां करता पकड़ा गया है। कभी रंगीन पेंसिलें, कभी प्लास्टिक के बढ़िया शार्पनर, कभी किसी की चॉकलेट बिस्कुट या समोसे वाला टिफिन। पिछली बार जब स्कूल जाकर टीचर से क्षमा मांगाई थी और छोटे को काफी धमकाया फुसलाया था। यह भी कि वह उसे क्रीम वाले बिस्कुट और रंगीन पेंसिल मंगा देगी, लेकिन बाद में वह कुछ भी नहीं मंगा सकी थी, क्योंकि उसके पति ने सुनते ही गुर्रा कर कहा था कि उसके खून पसीने की कमाई पर ये हरामजादे क्रीम बिस्कुट नहीं उड़ा सकते। खाने दो चोरी का माल, 2-4 बार कसकर पिटेगा तो खुद ही अकलटी खाने आ जाएगी। और वह चुप लगा गई थी। शायद ठीक ही कहता हो उसका पति। अचानक आंखों पर रखी कोहनियों पर गीलापन महसूस हुआ। उसे पता ही नहीं चला था वह कब से ऐसी ही रोने लगी थी, लेकिन किस बात पर? शायद बड़े की गाली वाली आदत पर, शायद छोटे की चोरी वाली पर, या फिर यह सोचकर कि अब तो शायद बड़े की फीस भी माफ ना हो। बड़ा, जब बड़ा पेट में आया तो वह कल्पना की खूब ऊंची ऊंची पेंगे मारा करती थी कि अगर बेटा हुआ तो उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाएगी। शायद लकदक कपड़ों में रुआब से नर्सों मैट्रनों के हुजूम के साथ अस्पताल के वार्डों के चक्कर लगाते डॉक्टर उसे बड़े भले लगे। दूसरी चीज जो उसे अच्छी लगती थी
अपनी गली के बाहर चौड़ी सड़क पर इंजीनियर मिस्टर नाथ का बंगला, कटीली फेंस से घिरे हरे भरे लॉन और रंग बिरंगी क्यारियों वाला इंजीनियर साहब का बंगला सचमुच वह सपने में देखा करती थी। लोगों का कहना था कि इंजीनियर साहब का बचपन बड़ी तंगहाली में गुजरा था, फीस तक के पैसे नहीं जुटा करते थे, लेकिन शुरू से ही उन्हें पढ़ने की लगन थी। इसीलिए स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमेशा उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही। सचमुच सामान्य तंगहाल घर के बच्चों में जो लगन, जो टेव होती रहती है, वह अमीरों के बच्चों में कहाँ। उसे लगता उसके बच्चे भी जरूर पढ़ाई में तेज निकलेंगे। ऐसा सोचने का एक और भी पुख्ता कारण था, वह स्वयं भी चाहे थोड़ा ही पढ़ पाई, पर रही तो हमेशा तेज लड़कियों में ही। स्कूल में बड़े को डालने से पहले ही उसे कितनी ही कविताएं, गिनती, नाक कान के अंग्रेजी शब्द सिखा दिए थे। रोज शाम आधे घंटे घंटे बैठकर उसे बड़े उत्साह से पढ़ाती सिखाती, लेकिन बड़े ने कभी पढ़ने में मन लगाया ही नहीं। बस जितनी देर वह बैठती किसी तरह बैठता और रटता, लेकिन उसके उठते ही किसी न किसी बहाने रफू चक्कर हो जाता। इम्तिहान भी बस किसी तरह पास होता रहा। निराश हो उसने सोचा शायद थोड़ी सख्ती बरतने से उस पर असर पड़े, लेकिन तब बड़ा कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द के बहाने बनाने लगता। सवाल समझाते समय भी वह बड़ी लापरवाही से बिना ध्यान दिए हाँ करता जाता। ऐसे ही एक दिन उसे समझाने के बाद बड़े को एक आसान सा सवाल दिया, जिसे बिना समझे बड़े ने गलत शरत लगा कर दे दिया। बस वह बौखला गई थी और पास पड़ी चप्पल उठाकर धुआंधार पीटना शुरू कर दिया था। दूसरे दिन सुबह बड़ा रोज की तरह स्कूल गया था, लेकिन छुट्टी के बाद वापस लौटा ही नहीं। इधर उधर अड़ोस पड़ोस में पूछते पता करते शाम हो गई। सूरज छुपने को आया, तब तक उसका पति भी लौट आया था और सुनने के बाद उल्टे उसी पर भभक पड़ा था। बात इधर उधर काफी दूर तक फैल गई। पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की गई। तब तक स्टेशन से एक पुलिस वाला बड़े को लेकर आता हुआ दिखाई दिया था। पता चला बड़ा स्कूल का बैग लिए एक रिजर्व डब्बे में कोने में बैठ गया था। टीसी घुसा तो उसे शक हुआ। डरा धमकाकर उसने सच्चाई उगलवाई और झटपट गाड़ी से उतारकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से वह सहम गई थी, इतनी कि काफी दिनों तक उसने बड़े के सामने पढ़ाई लिखाई का नाम ही नहीं लिया। बाद में भी यूं ही मन में डरते डरते कभी कभार पढ़ाने के लिए बैठने लगी। अपना वह सपना पूरी तरह भूल ही बैठी थी इतने दिनों। आज न जाने कहां से याद आ गया। कोहनियां वापस आंखों पर आ लगी, बूंद बूंद रिश्ती चुचुहाई पलकें। अचानक पीछे के बंजर मैदान की ओर खुलने वाली खिड़की के पल्ले हवा के झोंके से खुल गए और बगल की कोठरी से उठते पहचान से स्वर गूंजने लगे। उसका जी चाहा कि एकदम हिलक हिलक कर रो पड़े। इसे कोई काम धाम नहीं क्या? वक्त बेवक्त बैठा टेर टेर देता रहता है। जाकर कहे कोई कि तुम्हारी तरह जिंदगी सबकी नहीं है। बेलौस बेफिक्र, जब चाहा बाजा खिसकाया, स्वर गुनगुनाया और सूने बंजर खेतों की तरफ खुलने वाली खिड़की के रास्ते गीत हिलोर दिए। अचानक वह गीत के शब्दों पर ठिठक गई। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह तो कहीं का कुछ पढ़ा पहचाना सा लगता है। कोहनियां आंखों से हट गई। वह सोचती रही, हाँ ठीक, काफी पहले अंगीठी जलाने के लिए वह बाजार से लाए सामानों के पुराने कागजों के खोखे जल्दी जल्दी लपेट रही थी कि एक बड़े से रंगीन खोखे वाले कागज को पुरते पुरते से वह ठहर गई थी। वह किसी पत्रिका के बसंत पंचमी विशेषांक का रंगीन पृष्ठ था, जिस पर निराला के रंगीन चित्र के नीचे उनकी यह कविता छपी थी। माचिस की तीली हाथ में लिए लिए ही वह पढ़ती चली गई थी। हाँ ठीक यही लाइनें, यही गीत। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। खिड़की का पल्ला हवा के झोंकों के साथ आगे पीछे उड़क रहा है
और गीत चल रहा है, हर शब्द की गहराई में डूबती गहराती आवाज। गीत थम गया है और वह चौंक कर उठ बैठी है। थोड़ी देर वैसी ही स्थिर सी बैठी रही, जैसे कि सचमुच किनारे आ लगी नाव में ही बैठी हो। फिर पास जाकर छोटे को दुलारा पुचकारा है और धीरे धीरे एक पूरी चपाती शक्कर के साथ खिला दी है। ये लो दाल मोठ। पति के हाथों में पैकेट देखकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति कभी इन बेकार की चटपटी चीजों पर पैसे बर्बाद नहीं करता। बात भी ठीक है, रोटी अचार या चावल तेल मिर्चों से क्या बुरा है। बच्चों की भी जबान शुरू से ही बिगड़ने का क्या फायदा। दाल मोठ, दाल मोठ कैसे? उसके बेवकूफी भरे आश्चर्य पर पति सचमुच झुंझला सा गया। अरे कैसे क्या? सस्ती मिल गई तो लेता आया। सबको चाय के साथ थोड़ी थोड़ी दे दो और बाकी बची हुई कायदे से शीशी में रख दो। बात सचमुच समझदारी की है। इससे यही तो साबित होता है कि वह बीवी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी और ख्याल रखता है। कितनी खबरदारी के साथ ही वह महीने के बजट का कतर ब्योंत बिठाकर 40-50 रुपयों की बचत भी कर लेता है, जबकि उस जैसे औरों के लिए महीना काटना भी दुभर हो जाता है। उसने खुशी खुशी चाय बनाकर दाल मोठ के साथ पति को दी और छोटी छोटी 2 कटोरियों में 2-2 चम्मच दोनों बच्चों के सामने रख दी। लेकिन बच्चों ने एक ही बार मुंह में डालने के बाद दाल मोठ छोड़ दी। उसे आश्चर्य हुआ। पूछने पर बच्चों ने कहा, पता नहीं कैसी है, हमें भूख नहीं। उसे बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चाय के घूंट के बाद जब वह खुद मुंह में डाली तो अजीब बेस्वाद सिली घुनी सी गंध से मुंह मितला गया। उधर पति ने शायद बच्चों की बात सुन ली थी। वह गुर्राते हुए बोला, निकाल कर रख दो इन दोनों कटोरियों से। ला कर दो तो खाएंगे नहीं और बाहर बाजार में देखकर इज्जत उतार लेंगे। उसने किसी तरह हिचकते हुए कहने चाहा, नहीं, कुछ तेल भी पुराना सा है, कोई कोई सिर्फ ग्राहकों को लूटने के लिए खराब तेल। अरे चुप भी रहो, तुम लोगों के लिए देशी घी की चुपड़ी दाल मोठ आएगी। और उसने गुर्राते हुए उसकी कटोरी की दाल मोठ भी उठाकर अपनी तस्तरी में डाल ली। हाँ, बुरा तो लगेगा ही, उसने सोचा। आखिर उसका पति इतने उत्साह से रास्ते में सस्ती मिलती देखकर घर लाया था। उसे भी मालूम नहीं रहा होगा कि वह इतनी खराब निकलेगी। और फिर उससे बच्चों से खाया नहीं जा रहा। पर पति ने तो पैसे खर्च किए हैं, इसलिए वह कैसे बर्बाद कर दे। ठीक ही तो कहता है, उसका गुस्सा होना वाजिब है। आखिर पति ठहरा। पति का मूड उखड़ गया था, इसलिए उसकी कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्टोव की बत्ती खत्म हो गई। नहीं, इस समय नहीं कहना चाहिए उसे, जाने देगी किसी तरह। एकदम अंदर घुस गई बत्तियां उकसाने की कोशिश करेगी। एक आध दिन तो काम चले, फिर आगे देखा जाएगा। इसीलिए वह पूरे आधे घंटे किरोसिन के तेल में बत्तियां भिगो भिगो कर स्टोव के छेद में उकसाती रही। और आधे घंटे बाद बत्तियां जब तक ऊपर आई, उसकी हाथ की तीनों उंगलियां खरोचों से बुरी तरह छरछरा आई थी। कपड़े से तेल पोंछकर साबुन से हाथ धोने गई तो खरोंचों से हल्की रक्ताब लकीरें उभर आईं और हर लकीर से दर्द का एक रेशा। मैं बस्ता लाऊं क्या? उसने अचकचाकर सिर उठाया तो देखा छोटा खड़ा पूछ रहा था। उसे सचमुच अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दर्द की जैसे धुन ही नहीं रही। भागी भागी आकर प्यार से छोटे को पढ़ाने बैठ गई। 4-5 दिन पहले वह छोटे को बहुत फुसलाकर पढ़ाने बैठी थी और पढ़ाई करने के बाद उसे चुपके से पति से छिपाकर लाया रंगीन कागज में लिपटा एक लेमन चूस दिया था। छोटे की आंखें एकदम चमक उठी थी, लेकिन तभी बच्चे की अबोध आवाज में एक दर्दीली सहानुभूति उभरी थी। तुम सब्जी के पैसों से लाई हो? नहीं, नहीं तो।
उसने छोटे को समझाना चाहा था कि उसके पास और भी पैसे हैं, पर बच्चे की आंखों से साफ लग रहा था कि उसे मां की बात पर जरा भी विश्वास नहीं। पढ़ाई खत्म होने पर उसने छोटे को प्यार किया था और कहा था कि जब भी पढ़ने बैठेगा वह उसे ऐसे ही रंगीन लेमन जूस दिया करेगी। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी, यह सोचकर कि छोटा आज भी लेमन जूस के लालच में आया है पढ़ने, जबकि लेमन जूस तो वह ला ही नहीं पाई। लेकिन छोटे ने मां के चेहरे की भाषा पढ़ ली। लेमन जूस मैं नहीं लूंगा मां। वह हैरान थी। जो बगल की कोठरी में रहते हैं उन्होंने मुझे लेमन जूस दिया था। वह अचंभित थी। जाने कहां से आई इस अनजान अजनबी को भला क्या पड़ी थी उसके बच्चे पर प्यार ममता लुटाने की। लेकिन ऊपर से हिदायती सपाट लहजे में बोली, क्यों ली तूने? दूसरों से चीजें नहीं लिया करते? वाह, दूसरों से कहां लेता हूं, सिर्फ उनसे लेता हूं। नहीं लूंगा तो उन्हें दुख होगा ना। ऐसा कहा क्या उसने? उसके स्वर में अविश्वास और हैरानी थी। कहेंगे क्यों? मैं देखता नहीं क्या? एकदम चुप चुप से रहते हैं। उन्हें कोई खाना भी तो बनाकर देने वाला नहीं, सिर्फ काली जैसी चाय बनाते हैं। मिट्टी का तेल नहीं होता तो चाय भी नहीं। उसकी उत्कंठा में विषाद घुल रहा था। पर जब्त कर गई तो काम धंधा क्यों नहीं करते? वही तो ढूंढते हैं, एकदम सुबह से निकलकर इधर उधर सबके पास जाकर। सब कुछ जान लेने की उतावली उसे सचमुच निर्मम बना चुकी थी। अरे कहाँ, सारे दिन तो हारमोनियम लेकर टेरते रहते हैं। छोटे को नागवार गुजरा। वो तो उन्हें गाना ही पड़ता है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रोग्रामों में कैसे गाएंगे? छोटे ने अपनी बुद्धि भर बताया। इधर उधर स्टेज वगैरह पर गाने वाली पार्टियों से जाकर चांस मांगते हैं। कोई पार्टी दे देती है, कोई नहीं। पर नए हैं ना, सो सब गाने गवा लेते हैं उनसे। लेकिन पैसों के नाम पर कितने कितने दिन दौड़ाकर बाद में देते हैं, वह भी पूरे नहीं। तो क्या अकेले तो हैं, न औरत न बच्चे। औरत मर गई, पर बच्चा तो है ना। औरत बच्चा, वह अपने आप में जैसे फुसफुसा उठी। फिर क्या, उसे अपने माँ बाप के पास कस्बे में छोड़ा हुआ है ना। उसी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने खरीदने के लिए तो जगह जगह काम तलाशते हैं। हठात दुनियादारी और उत्कंठा के सारे रेशे छितरा गए थे। तुझे तुझे ये सब कैसे मालूम? फोटो देखी है ना उनकी कोठरी में एक छोटी सी, बस पूछ लिया था। वह चुप हो गई, एकदम गुमसुम। लेकिन छोटा अपने आप में बड़ा सयाना महसूस कर रहा था। अगर उनके पास जरा भी ज्यादा पैसे होते तो वे मुझे इतने छोटे छोटे लेमन जूसों की जगह बड़े वाले रंगीन कागजों में लिपटे लेमन जूस दिया करते। लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है ना। स्तब्ध, वह वैसी ही बैठी छोटी सी स्लेट पर धीमे धीमे बहुत छोटी छोटी गोल तिकोनी लाइनें खींच खींच कर उंगलियों से मिलाती रही। छोटा रुक रुक कर सोत्साह जोड़े जा रहा था। उन्होंने मुझे एक दो दिन हारमोनियम बजाना भी बताया। मैंने सा रे गा मा पूरा बजाया। सच? वह बच्चों सी सुलभ हो उठी। कैसे? क्यों ऐसे? छोटे ने मां की हथेली पकड़कर स्लेट पर हारमोनियम के पर्दे की तरह चलाकर बताई। मेरी उंगली पकड़कर हारमोनियम पर ऐसे ही चलाकर बताते थे। उसने अपनी उंगलियों में एक रोमांच भरी सिहरन महसूस की। बोली कुछ नहीं, चुप। एकाएक छोटा एकदम अपनी झिझक पर काबू कर पूछ बैठा, मैं उनसे हारमोनियम बजाना सीख लूं क्या? वह चुप ताकती सी रही।
तो छोटे ने खुद ही सपाट लहजे में निर्णय लिया, जानता हूं पिताजी गुस्सा होंगे ना। चल पढ़। उसने जल्दी से असहज हो पूरा का पूरा प्रसंग ही जड़ से काट दिया था। कुंडा खटक कर दरवाजा खुलने की आवाज हुई। उसका पति ही लौटा था दफ्तर से। वैक्सीन के बैग के साथ साथ एक भरा पूरा थैला भी था। हल्की हरी कमीज और गाढ़ी भूरी पैंट उसे निकालकर तहाकर खूंटी पर टांग दी और अपनी कपड़े की बनियान और छींटदार लुंगी पहनकर एक एक चीज बड़े मनोयोग से थैले में से निकालने लगा। वह अंगीठी के पास से चाय की प्याली लाकर उसे थमा गई। पति थैले के अंदर से ऑफिस के पुराने पिन कुशन, लकड़ी की थोड़ी बल्लियां और 2-4 पुरानी पत्रिकाएं निकालने लगा। पिन कुशन में पहले की लाई हुई आलपीनें खोस दी जाएंगी, बल्लियां पुराने हिलते स्टूल में ठोंक दी जाएंगी और पत्रिकाएं इधर उधर से थोड़ी और इकट्ठी होने के बाद ₹20 आने में बिक जाएंगी। उसका पति बड़े संतुष्ट भाव से लाई हुई चीजों के सदुपयोग के बारे में बताने लगता है। तभी बगल की कोठरी से हारमोनियम के स्वरों के साथ गूंज उठता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। यह कौन मूंजी आ गया है इस सीमेंट वाली कोठरी में। वक्त बेवक्त राग अलापने लगता है। एक दिन छोटे से कहला दो, अगल बगल शरीफ भले मानस लोग रहते हैं। हाँ, यह लो, सारी पिनें खुंस गई, रख दो। शायद उसे पति का स्वर ज्यादा रुक्ष लगा था, इसलिए धीरे से बोली, उतना बुरा नहीं है। छोटे बताता था उसका कहीं काम नहीं लग रहा। अरे तो नौकरी पाना कोई आसान काम है? ऐसे ऐसे जनकों को नौकरी कौन देगा? और आत्म प्रशंसक भाव से सीना फुलाकर उस संकरी कोठरी में एक भरपूर चहल कदमी कर डाली। फिर स्लेट पर झुके छोटे पर एक नजर डालकर संतुष्ट भाव से बोला, हाँ, बच्चों को स्कूल से लौटने पर सीधे पढ़ने बैठा दिया करो, नहीं तो ऐसी संगत में बिगड़ जाएंगे। पति से सहमत न होते हुए भी उसने बात को एक सद्भावपूर्ण मोड़ देने की कोशिश की। छोटा बताता था दुखी आदमी है, बीबी गुजर गई है, एक बच्चा है माँ बाप के पास, छोटा है काम के चक्कर में। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेल जोल बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, नहीं तो जहां किसी चीज की जरूरत पड़े चट मांगने पहुंच जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, बेवजह मेल जोल बढ़ाने से फायदा सिर्फ नुकसान है बस। हाँ और क्या, उसने सहम कर कहा और मन मन में अपने आप को भी समझाने लगी। ठीक ही तो कहता है उसका पति, बेकार में पैसे की बर्बादी की आशंका। वैसे भी मेल जोल बढ़ाना मतलब कभी तो एक कप ज्यादा चाय, कभी एक कटोरी दाल, कभी प्याला भर शक्कर। और उसका पति एक एक चीज कितने एहतियात से जोड़ता रहता है। हमेशा हल्की हरी या हल्की नीली कमीज और भूरी काली पैंट पहनता है। सफेद कमीज धोने में साबुन भी ज्यादा घिसना पड़ता है, कमीज भी ज्यादा घिसती है। दूसरे, सफेद कमीज 2 दिन से ज्यादा पहनी नहीं जा सकती। आजकल भी उसके पति के पास एक नई लुंगी रखी है, लेकिन पहनता वही पुरानी वाली है, जिसके जगह जगह से मस्के हुए छेदों के अंदर से उसकी नीली हरी पट्टियों वाली धारीदार जांघिया दिख जाती है। सुनो, पुराने कागज और शीशियां लाओ, मैं नुक्कड़ पर ले जाकर बेच आता हूं। गली में फेरी मारने वाला आधा तिहाई तौलकर हमें बेवकूफ बना जाता है। उसने लुंगी निकालकर पजामा बदला और थैले में दफ्तर से लाई पुरानी पत्रिकाएं और शीशी बोतल लिए बाहर निकला। छोटा हांफता हुआ सा आकर खुशी, उत्तेजना और आशंका के बीच कानों में फुसफुसाया था, वो आए हैं, वो बगल की कोठरी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, वह खुद अस्त व्यस्त हो उठी। तो बुला ला ना। आ नहीं रहे? अरे क्यों? वह खुद किवाड़ तक आ गई। आइए आइए ना।
आप बगल में ही रहते हैं ना? छोटे ने बताया था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। जवाब में उसने एक उदास मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़ दिए थे। बैठिए, बैठिए ना, चाय पिएंगे? छोटा बताता था आप उससे कितना प्यार करते हैं, लेमन जूस भी देते हैं, वह भी आपको बहुत मानता है। एकाएक उसे अजीब सा लगा, वही बोले जा रही है, लेकिन वह करे भी क्या? उसे कहना भी तो इतना कुछ है। वह गीत जो आप गाते हैं, मैं जानती हूं, निराला जी का है ना? जी जी, आपको कैसे मालूम? मालूम है, कहती हुई वह शर्मा गई। फिर जल्दी से बोली, मैं चाय बनाती हूं। इसके पिताजी तो अभी हैं नहीं, असल में बहुत थक जाते हैं, सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती है, मिलने जुलने का समय ही नहीं मिलता उन्हें। पर क्या है ना, दिल के बहुत अच्छे हैं वे भी। आपके गाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। कहने के साथ ही वह अचंभित हो उठी थी। क्या क्या झूठ सच कहती जा रही है, आखिर क्यों? जैसे इस मुट्ठी में सिमट आए समय की एक एक बूंद भरपूर जी लेना चाहती हो। आप स्टेज पर भी गाते हैं ना, कितना अच्छा लगता होगा, खूब तालियां बजती होंगी, हैं? जी, बस कभी कभी चांस मिल जाता है, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब लोगों को आपका गाना अच्छा लगने लगेगा, तब आपको पार्टी वाले खुद ही बुलाया करेंगे। उसने सोचा था उसकी बात सुनकर वह खुश हो जाएगा, लेकिन वह तो और भी ज्यादा उदास हो गया, जैसे कोई टीस गया हो। वह असहज हो उठी, मन ही मन अपने को धिक्कार कर जल्दी से जोड़ा, आपको नौकरी भी कहीं जल्दी ही मिल जाएगी, देख लीजिएगा। लेकिन कहने के साथ ही वह स्वयं असंयत हो उठी। उसकी लम्हे भर को उठी आंखों में फैले अवसाद को देखकर, ओह, कितने जख्म है इस आदमी के पास, और वह अनाड़ियों से क्या क्या बोले जा रही है। चाय खौल गई थी और वह बेसब्री से छोटे का इंतजार कर रही थी, जिसे उसने दुकान से दौड़कर 8 आने की दाल सेव लाने के लिए भेजा था। छोटे तीर की तरह भागता हुआ वापस लौट आया तो उसकी उदासी धुल गई और तश्तरी में चाय की प्याली लेकर उसके सामने सरकाती हुई बोली, आपको मेरी बातों से दुख पहुंचा? जी नहीं नहीं, वह एकदम क्षमा याचना से बोला, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं परेशान ही रहता हूं, मैं तो कृतज्ञ हूं आपकी सहानुभूति का। उसने धीमे धीमे चाय की 2 घूंट भरी और जैसे क्षमा याचना पूरी न हुई हो ऐसे बोला, आज भी बड़ी मुश्किल से एक ग्रुप ने मंजूरी दी है, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, सुबह से ही हरारत सी लग रही है और गले में खराश भी। ओह, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं चाय में जरा काली मिर्च डाल देती ना, छोटे पास की दुकान से अदरक ला देता। वह जाने क्यों बुरी तरह उदास हो उठी थी। असल में मैंने आपको बोलने का मौका ही कहाँ दिया, खुद ही बोलती गई। अरे नहीं, आपने इतनी अच्छी चाय पिलाई कि 2 ही घूंट में मुझे आराम सा मिला। सच? वह कृतकृत्य से हो गई। असल में सुबह से ही बुखार बुखार सा लग रहा था, उठा ही नहीं, अब काफी ठीक लग रहा है। वह खुश हो गई थी कि साबुन फैक्ट्री का भोंपू बजा था। ओह, उसके पति के आने में थोड़ी ही देर है, चलूं अब? वह जितनी उदास हुई सुनकर उतनी ही निश्चिंत भी। छोटा इतनी देर मंत्र मुग्ध भाव से उसके पास बना रहा। जाने लगे तो उसे अचानक याद आया, हाँ, आप आए कैसे थे? जी कुछ नहीं, हरारत सी लगी थी ना, तो सोचा छोटे से पूछूं कि जरा बाजार से चाय की पत्ती ला देगा क्या, लेकिन अब तो उसकी जरूरत ही नहीं। वह ऐसे मुस्कुरा उठा जैसे कोई बच्चा चांद देखकर मुस्कुरा उठता है। चलता हूं। थोड़े दिन बीतते बीतते वह आहटों के जरिए बहुत कुछ दिनचर्या समझ चुकी थी।
वह अंगीठी सुलगाती होती तो वह बाहर निकल चुका होता। कोयले तोड़ती होती है तो बंजर की तरफ खुलने वाली खिड़की के पल्ले रास्ते गीत सुगबुगा उठते हैं। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। वह मन ही मन मुस्कुराकर अंगीठी में कोयले भर देती है। भला इससे पूछो, इसकी नाव बंधने की नौबत ही कहाँ आ रही है। भरे समंदर में तो हिचकोले खा रही है। लेकिन ज्यादा करके सिनेमा के गाने। कहता तो था, पार्टी वाले कहते हैं सिनेमा के गाने ही पब्लिक मांगती है, इसलिए वह ठीक ठीक निकालने की कोशिश करता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अंगीठी जल रही है, हारमोनियम बज रहा है। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। वह अचानक पाती है कि उसकी रोटी चकले पर चलती हुई उसी लय में घूम रही है। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। रोटी तवे पर डाल दी गई है। इसी तरह दाल उफनती होती है। आवाज छोर अछूर गूंजती रहती है। लेकिन जब कभी तवे पर पड़ी रोटी जल जाती है तो वह खींच जाती है। यह अच्छा, इसका गीत पीछे पीछे लगा रहता है। इसका कहीं काम क्यों नहीं लग जाता, छुट्टी मिलती। लेकिन उसका पति कहता तो था, ऐसों ऐसों को कौन काम देगा कि लच्छे लच्छे बाल और ढीला सा कुर्ता, मोटा खुरदुरा सा। हाँ, यह हल्की हरी कमीज क्यों नहीं पहनता उसके पति की तरह। एकदम छोटे बाल क्यों नहीं कटवाता। कम साबुन, कम तेल, सफेद कुर्ता, धोती में हरी कमीज से ज्यादा कहीं साबुन लगता होगा। और फिर छोटे का लेमन जूस। छोटे वाले ही सही, पर लेमन जूस क्यों। अब तक उसने 2-4 रुपए कुल मिलाकर तो जरूर बर्बाद किए होंगे, जबकि उसके पति 2-4 पैसे भी नहीं। सलीकेदार है उसका पति, ना। लेकिन दिखा नहीं इधर बहुत दिनों से, आया भी नहीं। आया भी क्या, अरे वही तो आया था जब काम लगा था। फिर काम लगेगा तो आएगा। कोयले तोड़े जा रही है, छोटी हथौड़ी चल रही है। गा रहा होता तो शायद लय ताल में बंधती चलती। वह कोशिश भी करती है तो भी हथौड़ी या उसका हाथ उसका नहीं, उस कोठरी से आती गीत की लय का कहना मानते हैं। तब हथौड़ी उस समय कैसी उल्टी सीधी नहीं पड़ती। फटाक रोकते रोकते भी एक सिसकी निकल जाती है। एक मुरमुरे कोयले पर जोर से चल जाने के कारण हथौड़ी सीधी उसके बाएं हाथ की उंगलियों पर जा पड़ती है। वह छलछलाई आंखों से उठ जाती है। उसका पति ऑफिस से आने पर हाथ में बंधी पट्टी देखकर झल्लाता है। असल में काम करते समय खबरदारी हो तब ना। लेकिन दूसरी सुबह हाथ ज्यादा फूला देखकर उसे चिंता होती है। वह उससे अस्पताल जाकर दिखाने को कहता है। सुबह 8 बजे ही पहुंचना होगा अस्पताल। तो कोई बात नहीं, उसका पति कहता है, वह दाल चावल चढ़ा देगा, सब्जी भी छौंक लेगा, वह जाए। नहीं तो कहीं चोट बहुत गहरे लगी हुई हो तो बाद में घाव बिगड़े और 1 के 10 देने पड़ जाएंगे। 4 महीने की बचत एक हथौड़े की चोट हजम कर जाएगी। फिर भी उसे अच्छा लगा है, क्योंकि अभी तक तो उसने यही पाया था कि उसका पति कई कई दिनों तक इधर उधर की सेक पट्टी ही करवाता रहता था। पर पिछली बार बड़े के घुटने का फोड़ा बिगड़कर नासूर हो जाने वाली घटना से शायद वह बदल गया है। अस्पताल से लौटने तक दोपहर हो चुकी थी। छोटा घर आ गया था। हाथों में अस्पताल की साफ पट्टी बंधी थी। वह इतनी देर तक अस्पताल के आउटडोर में अपनी बारी का इंतजार कर करके थक कर पस्त हो चुकी थी। कोठरी में पहुंचकर निढाल सी पड़ गई। छोटे ने पूछा तो 1 गिलास पानी मांगकर पी लिया बस। बाद में धीरे धीरे उठी। पतीली में सुबह से छूटे दाल चावल और सब्जी निकालकर खाने के लिए बैठी। खाते खाते आंगन में कुछ सफेद सी चीज दिखी। अरे, यह तो कुर्ता है उनका, बगल की कोठरी वाले का। उसने छोटे को बुलाया।
उनका कुर्ता हवा में इधर उड़ाया है, जाकर दे आ। किसे? लेकिन वो तो गए। गए कहाँ? उनका बच्चा बहुत बीमार था, चिट्ठी आई थी। तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी के पास आए थे कि उनका हारमोनियम रख ले और उन्हें कुछ पैसे दे दे। वह अपनी घबराई सांसों की उतावली संभाल नहीं पा रही थी। पिताजी ने कहा उनके पास एक पैसा भी नहीं और वे उन्हें जानते भी नहीं। फिर उसकी सांसें जैसे हजारों धड़कनों में रेशे रेशे बिखरती जा रही थी। फिर पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया था। छोटे खुद भी अब बताते बताते हाँफ सा रहा था। मैं भागकर पीछे के दरवाजे से उनके पास गया था। पूछा कि आप कैसे जाएंगे, तो उन्होंने मुझे समझाकर कहा कि कोई बात नहीं, वे हारमोनियम बाजार में ले जाकर बेचकर चले जाएंगे। फिर चले गए ना। और जाने के समय फेरी वाले से ये लाल पीला गुब्बारा मुझे खरीद कर देते गए। मैं लेता नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती खरीद दिया। उसने बच्चे के हाथ में कसकर पकड़े रंगीन गुब्बारे को हल्के से छुआ, जैसे वह कोई बहुत अजूबी बड़ी नायाब सी चीज हो। एक छोटा उसके करीब आ गया और उसके हाथ में बंधी पट्टियों को सहलाता हुआ बोला, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।